नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। वीकली कंपाइलेशन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और उसके 11वें पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें 31 दिसंबर से लेके 6 जनवरी के बीच में जो 10 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हुई हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। इस वीडियो की PDF अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको शुरुआत करने से पहले नेशनल डे के बारे में देख लेते हैं कि इस हफ्ते कौन सा नेशनल डे मनाया गया। तो नेशनल डे में 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है वो मनाया गया। और अगर इंटरनेशनल डे की बात की जाए तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस, 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय माइंड बॉडी वेलनेस दिवस और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। और 4 जनवरी वाला जो है ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आप इसको याद रखिएगा। शुरुआत करने से पहले आज के कोट ऑफ द डे में देख लेते हैं क्या है। आज के कोट ऑफ द डे में आपके सपनों को साकार करने के लिए आपके पास जो कुछ भी है वह पर्याप्त है। तो अगर आपको तैयारी करनी है तो जो आप बहाने बनाते हैं वो बहाने बनाना आप छोड़िए और जो भी आपको पाना है उसको पाने के पीछे आप जुट जाइए, जितने भी आपके पास संसाधन हैं उनको लेकर। तो शुरुआत करते हैं पहली न्यूज़ से। आज की पहली न्यूज़ है कि भारत जो है वो दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक बन गया है, यानी कि स्टील प्रोडक्शन के मामले में हम नंबर 2 पर आ गए हैं। भारत वित्त वर्ष 2023 में लगभग 125.32 मिलियन टन कच्चे स्टील और 121.29 मीट्रिक टन स्टील उत्पादन के साथ कच्चे स्टील के क्षेत्र में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। यह पहली बार हुआ है जब भारत ने जापान को पछाड़कर यह स्थान जो है वो हासिल किया है। भारत में इस्पात क्षेत्र में पिछले दशक में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। साल 2008 के बाद से भारत में इस्पात उत्पादन में 75% की बढ़ोतरी जो है वह देखी गई है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक स्टील उत्पादन में चीन जो है वो पहले स्थान पर है। वैश्विक स्तर पर कुल स्टील उत्पादन में चीन की जो हिस्सेदारी है वह लगभग 53% बताई जा रही है। भारत सरकार ने इस्पात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की घोषणा की है, जिनमें कुछ पहल हैं PLI योजना के तहत। इस योजना के तहत सरकार विशेष प्रकार के स्टील के उत्पादन के लिए इस्पात उत्पादकों को सब्सिडी की व्यवस्था की जाएगी। किसकी? सब्सिडी की व्यवस्था की जाएगी। और कुछ बुनियादी ढांचा विकास के बारे में भी बताया गया है। सरकार इस्पात क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए निवेश कर रही है, जिसमें बंदरगाहों का विस्तार किया जा रहा है और नए रेल मार्गों का निर्माण भी किया जा रहा है, जिससे इंडस्ट्री तक पहुंचने में आसानी हो। और तीसरा है इस्पात निर्यात को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार इस्पात निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम जो है वो चला रही है। दुनिया के टॉप 10 स्टील उत्पादक देश आप देखोगे तो मैंने बताया था चीन नंबर 1 पे है, लगभग 53.9% है। इसको आप 54% मान सकते हो। ठीक है। भारत दूसरे नंबर पर है 6.6% के साथ। आप देख सकते हैं इंडिया और चाइना में कितना डिफरेंस है। ठीक है। जापान जो कि पहले दूसरे स्थान पर था अब तीसरे स्थान पर 4.8% के साथ पहुंच गया है। टॉप 10 लिस्ट की बात करेंगे तो चीन पहले नंबर पे, भारत दूसरे नंबर पे, जापान तीसरे नंबर पे, अमेरिका चौथे नंबर पे, रशिया 5वें पे, 6वें पे साउथ कोरिया, 7वें पे जर्मनी, 8वें पे टर्की, 9वें पे ब्राज़ील और 10वें नंबर पर ईरान शामिल हैं। तो आज की पहली न्यूज़ क्या हो गई कि इंडिया जो है वो दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक जो है वो बन गया है। दूसरे न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। दूसरी न्यूज़ क्या है? दूसरी न्यूज़ में चीन ने मेंगजियांग नामक एक अत्याधुनिक महासागर ड्रिलिंग जहाज जो है वो लॉन्च किया है। चीन ने दिसंबर 2023 में मेंगजियांग नाम का एक अत्याधुनिक महासागर ड्रिलिंग जहाज लॉन्च किया है। यह जो जहाज है वह चीन भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा लगभग 150 अनुसंधान संस्थानों
और कंपनियों के सहयोग से विकसित किया गया है। इस जहाज को चीनी भाषा में स्वप्न नाम दिया गया है। क्या? स्वप्न नाम दिया गया है, जो इसके महत्वाकांक्षी मिशन को दर्शाता है। ये जो जहाज है इसकी लंबाई 180 मीटर की, चौड़ाई 40 मीटर है और इसका जो वजन है वो 33,000 टन का है। यह जो जहाज है वो लगभग 12,000 मीटर की गहराई तक ड्रिल करने में सक्षम है। यह जो जहाज है वो अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। यह एक शक्तिशाली ड्रिलिंग मशीन है जो लगभग 700 टन प्रति घंटे की दर से चट्टान को काट सकती है। यह एक उन्नत सेंसर प्रणाली है जो जहाज को ड्रिलिंग करते समय सटीक रूप से निर्देशित करने में मदद भी करती है। और तीसरा, एक सुरक्षित और कुशल ड्रिलिंग प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए एक उन्नत सुविधाएं से भी ये जो है वो संपन्न है। तो दूसरी न्यूज़ क्या हो गई? दूसरी न्यूज़ में चीन ने मेंगजियांग नामक एक अत्याधुनिक महासागर ड्रिलिंग जहाज को लॉन्च किया है। तीसरे न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। तीसरी न्यूज़ है कि भारत ने अपना पहला एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट लॉन्च किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने 1 जनवरी 2024 को एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में एक्सपोसैट बोलते हैं, एक्सपोसैट याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सपोसैट को लॉन्च किया है। यह भारत का पहला एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट है। इसे PSLV रॉकेट पर लॉन्च किया गया था। इसका अपेक्षित परिचालन जीवन काल कम से कम 5 साल का है। कितने का? 5 साल का है। एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट ब्रह्मांडीय एक्सरे के ध्रुवीकरण का अध्ययन करती है। किसका? इसकी ध्रुवीकरण का अध्ययन करती है। यह किसके बारे में यह जो है वो पल्सर, ब्लैक होल और आकाशगंगा और रेडिएशन आदि की स्टडी करेगा। यह चरम स्थितियों में उज्ज्वल खगोलीय एक्सरे स्रोतों की विभिन्न गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला समर्पित पोलरीमीटर मिशन है। एक्सपोसैट जो है वो अगले 5 सालों के दौरान, कब तक? अगले 5 सालों के दौरान यह पृथ्वी से लगभग 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होगा। इस समय के दौरान यह लगभग 40 उज्ज्वल खगोलीय स्रोतों का अध्ययन भी करेगा। इसरो ने 1 जनवरी वर्ष 2024 को अपना पहला मिशन जो है वो लॉन्च किया था इसके रूप में। इस मिशन में एक्सपोसैट के साथ 10 अन्य उपग्रह भी लॉन्च किए गए हैं। कितने? 10 अन्य उपग्रह भी लॉन्च किए गए हैं। तो आज की तीसरी न्यूज़ क्या हो गई कि इसरो सक्सेसफुली लॉन्चेस इट्स मेडन एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, यानी कि भारत ने अपना पहला एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट लॉन्च किया है। चौथे न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। चौथी न्यूज़ है कि भारत और UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन, कौन सा? डेजर्ट साइक्लोन 2024 की शुरुआत हो चुकी है। भारत तथा UAE के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 2 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक राजस्थान, कहाँ पर? राजस्थान में निर्धारित किया गया है। यह जो अभ्यास है वो राजस्थान के जैसलमेर जिले में, कहाँ पर? जैसलमेर जिले में स्थित पोकरण, कहाँ पर? पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या होगा? इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के सैन्य बलों के बीच अंतः क्रियाशीलता और तालमेल को बढ़ावा देना है। अभ्यास में दोनों देशों के सैनिक शहरी संचालन में सर्वोत्तम प्रथाओं का जो है वो आदान प्रदान करेंगे। यह जो अभ्यास है वो भारत और UAE के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों का प्रतीक माना जा रहा है। दोनों देश क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध बताए जा रहे हैं। अभ्यास में भारत की ओर से भारत की थल सेना, भारत की वायुसेना और भारत की नौसेना के सैनिक जो हैं वो भाग लेंगे।
यूएई की ओर से संयुक्त अरब अमीरात सेना के सैनिक जो हैं वो भाग लेंगे। अभ्यास के दौरान दोनों देशों के सैनिकों को निम्नलिखित विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, जैसे शहरी क्षेत्रों में आतंकवादी हमलों का आतंकवादी हमलों का मुकाबला कैसे करना है उसके बारे में बताया जाएगा। दूसरा, शहरी क्षेत्रों में नागरिकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए उसके बारे में बताया जाएगा। और तीसरा, शहरी क्षेत्रों में हवाई और नौसैनिक समर्थन जो है कैसे प्रदान करना है उसके बारे में सिखाया जाएगा। तो आज की चौथी न्यूज़ क्या हो गई? आज की चौथी न्यूज़ में भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 की शुरुआत हो चुकी है। आज की पांचवी न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। पांचवी न्यूज़ है डीआरडीओ का 66वां यानी कि 66th स्थापना दिवस 1 जनवरी 2024 को मनाया गया। डीआरडीओ का 66वां स्थापना दिवस 1 जनवरी 2024 को था। इस दिन डीआरडीओ ने पूरे देश में बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया। डीआरडीओ के सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों को इस अवसर पर शुभकामनाएं भी दी गईं। डीआरडीओ के जो इस समय अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर वी कामत, इन्होंने इस अवसर पर एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने डीआरडीओ की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और भविष्य के लिए लक्ष्य भी निर्धारित किए। डीआरडीओ जो है वो भारत का एक प्रमुख रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है। इसकी स्थापना जो है वह 1958 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। डीआरडीओ भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नवाचार और अनुसंधान पर विशेष ध्यान देता है। डीआरडीओ ने भारत को कई अत्याधुनिक हथियार प्रणाली और प्रौद्योगिकियां प्रदान की हैं, जिनमें परमाणु हथियार, बैलिस्टिक मिसाइलें, लड़ाकू विमान और अन्य हथियार भी शामिल हैं। तो आज की पांचवी न्यूज़ क्या हो गई? डीआरडीओ का 66वां स्थापना दिवस 1 जनवरी 2024 को मनाया गया। छठवीं न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। छठवीं न्यूज़ है सऊदी अरब जो है वो ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य बन चुका है। 2 जनवरी 2024 को सऊदी अरब आधिकारिक तौर पर उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन चुका है। सऊदी अरब के सरकारी टेलीविज़न ने इसकी घोषणा की। सऊदी अरब ने कहा कि ब्रिक्स का सदस्य बनने से विदेशों में उसकी छवि जो है वो मजबूत होगी। सितंबर 2006 में बने इस समूह में मूल रूप से जो है वो 4 देश शामिल थे, BRIC, यानी कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। बाद में सितंबर 2010 में साउथ अफ्रीका जो है वो इसको पूर्ण सदस्य बना दिया गया, जिसके बाद इसका जो नाम है वो ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया, यानी कि साउथ अफ्रीका ऐड हो गया। अगस्त 2023 में अगस्त 2023 में ब्रिक्स के 5 देशों ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना और दक्षिण अफ्रीका के नेताओं ने अर्जेंटीना, मिस्र यानी कि इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को जोड़कर समूह के विस्तार को मंजूरी दी थी। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि ब्रिक्स जो है वो अब 10 देशों का संगठन बन गया है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स में शामिल हुए नए सदस्य संगठन की बढ़ती ताकत और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में प्रभाव का एक मजबूत संकेत हैं। तो आज की 10वीं न्यूज़ क्या हो गई? आज की 6वीं न्यूज़ संयुक्त अरब ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य जो है वो बन गया है। 7वीं न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। 7वीं न्यूज़ क्या है? 7वीं न्यूज़ में जम्मू कश्मीर जो है वो पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। यह जो योजना है वह सितंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और समृद्ध करने में कारीगरों और शिल्पकारों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानना और उन्हें सशक्त बनाना है। इस योजना का जो शुभारंभ है वह उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर और केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE में सचिव अतुल कुमार तिवारी इन्होंने किया है। इस अवसर पर उन्होंने सोपियां के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि ITI में दर्जी शिल्प क्षेत्र में
30 प्रशिक्षुओं विश्वकर्मा के पहले बैच के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत कारीगरों को मान्यता, प्रशिक्षण और टूल किट, प्रमाणन, विपणन सहायता और आसान ऋण प्रदान किया जाएगा। यह जो योजना है वो कारीगरों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करके उनकी आजीविका में सुधार करने में मदद भी करेगी। तो आज की 7वीं न्यूज़ क्या थी? 7वीं न्यूज़, जम्मू कश्मीर पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। 8वीं न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। 8वीं न्यूज़ में ओला इलेक्ट्रिकल्स PLI मंजूरी पाने वाली पहली भारतीय EV यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी जो है वो बन गई है। ओला इलेक्ट्रिक ने हाल ही में सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि PLI योजना के लिए पात्रता प्राप्त कर ली है। यह जो है वो भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी है जिसने इस योजना के लिए मंजूरी प्राप्त की है। PLI योजना का जो उद्देश्य है वो भारत में ऑटोमोटिव उद्योग के विकास को बढ़ावा देना है। यह जो योजना है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माताओं को अपने उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है। ओला इलेक्ट्रिक को PLI योजना के तहत प्रति यूनिट 15,000 से लेकर 18,000 रुपये तक का वित्तीय लाभ मिल सकता है। यह जो लाभ है वो कंपनी को अपने उत्पादों की कीमत कम करने और बाजार में अपना हिस्सा बढ़ाने में मदद भी करेगा। ओला इलेक्ट्रिक भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन यानी कि ई-स्कूटर निर्माता है। कंपनी ने वर्ष 2022 में लगभग 1.8 मिलियन से अधिक ई-स्कूटर बेचे थे। ओला इलेक्ट्रिक के पास एक नए इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च करने की भी योजना है। कंपनी ने इस कार को 2025 तक लॉन्च करने की योजना बनाई है। तो 8वीं न्यूज़ क्या हो गई? 8वीं न्यूज़ में ओला इलेक्ट्रिक PLI मंजूरी पाने वाली पहली भारतीय इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी जो है वो बन गई है। 9वीं न्यूज़ क्या है? 9वीं न्यूज़ में NHAI ने इसरो के NRSC के साथ ग्रीन कवर इंडेक्स के लिए एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने 3 जनवरी 2024 को भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के ग्रीन कवर इंडेक्स के विकास और रिपोर्ट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत NRSC और NHAI को राष्ट्रीय राजमार्गों के ग्रीन कवर का आकलन करने के लिए उपग्रह से प्राप्त डेटा का उपयोग करने में सहायता करेगा। यह डेटा जो है वो राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ साथ उनके आसपास के क्षेत्रों में पेड़ों, झाड़ियों और अन्य वनस्पतियों की मात्रा और घनत्व का आकलन करने के लिए इस्तेमाल जो है इसका किया जाएगा। इस समझौते की जो अवधि है वो 3 साल की है। NHAI और इसरो के NRSC के बीच समझौता ज्ञापन के कई लाभ बताए जा रहे हैं। पहला लाभ है राष्ट्रीय राजमार्गों के हरित आवरण सूचकांक का विकास और रिपोर्टिंग होगी। दूसरा, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और रखरखाव में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाएगा। और तीसरा, राष्ट्रीय राजमार्गों पर आपदाओं की निगरानी और प्रबंधन भी इससे किया जा सकेगा। तो आज की 9वीं न्यूज़ क्या थी? 9वीं न्यूज़, NHAI ने इसरो के NRSC के साथ ग्रीन कवर इंडेक्स के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। और आज की आखिरी और 10वीं न्यूज़ है कि डॉक्टर S जयशंकर जी ने काठमांडू में भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक की सह अध्यक्षता की है। भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर S जयशंकर जी ने 2024 की 4-5 जनवरी को काठमांडू में नेपाल के विदेश मंत्री के साथ भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। यह जो बैठक है वो भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने और सहयोग के क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने व्यापार के बारे में, निवेश के बारे में, पर्यटन के बारे में, ऊर्जा के बारे में, जल संसाधन के बारे में, बुनियादी ढांचे के बारे में और लोगों से लोगों के बीच संपर्क और अन्य क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की है। उन्होंने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भी अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। बैठक के परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें
कुछ नीचे दिए गए हैं। पहला, भारतीय सहयोग से निर्मित 3 सीमा पार ट्रांसमिशन लाइनों का उद्घाटन किया जाएगा। दूसरा, नेपाल में भारतीय निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक कार्य योजना का प्रावधान भी किया गया है। और तीसरा, नेपाल में भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रावधान भी जो है वो किया गया है। तो आज की 10वीं न्यूज़ क्या थी? 10वीं न्यूज़ थी डॉक्टर एस जयशंकर जी ने काठमांडू में भारत और नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक की सह अध्यक्षता जो है वो की है। और इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल पर ही एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री का पूरा सिलेबस जो पूरा PYQ है वो अपलोड किया जा चुका है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। और पॉलिटी के जो PYQs हैं यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो अभी चल रहे हैं, आप इसको जाके देख सकते हैं और इसमें भी हमें सपोर्ट दे सकते हैं। तो कैसी लग रही है ये सीरीज चल रही है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।